हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे किसी गोलीय सरफेस द्वारा अपवर्तन का व्यंजक फाइंड करना सीखेंगे। जैसा कि आपके क्लास 12th में ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं, इससे संबंधित हमें डेरिवेशन निकालना होता है कि किसी गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन का व्यंजक क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, गोलीय सतह दो प्रकार के होते हैं, एक कन्वेक्स सरफेस और एक कनकेव सरफेस, जिसे हम हिंदी में उत्तल सतह और एक अवतल सतह कहते हैं। तो दोनों सतह द्वारा जो हम इक्वेशन डिराइव करते हैं, दोनों इक्वेशन हमारा सेम होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि दोनों सरफेस द्वारा जो इमेज का लोकेशन होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसी एक सरफेस द्वारा रिफ्रैक्शन का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग देंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस जैसा कि हम जानते हैं, स्फेरिकल सरफेस दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है स्फेरिकल सरफेस, एक हमारा होता है कन्वेक्स, और सेकंड हमारा होता है कनकेव सरफेस। ठीक है, जिसे हम हिंदी में उत्तल सतह और एक को बोलते हैं अवतल सतह। उत्तल और एक को बोलते हैं अवतल। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम एक कन्वेक्स सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ये एक्सप्रेशन बहुत ही आपको आसान लगेगा और हम एक एक बारीकी नज़र से एक एक स्टेप को ध्यान से पढ़ेंगे कि आखिर किस प्रकार हमें कौन सा स्टेप लेना है। एक्चुअली समस्या ये होती है कि विद्यार्थी को एक्सप्रेशन डिराइव करने में ये पता नहीं चलता है कि आखिर किस स्टेप के बाद हमें कौन सा स्टेप लेना है जिससे हम उस एक्सप्रेशन तक पहुंच पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छे ढंग से इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना सीख जाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उत्तल सतह के लिए अपवर्तन का व्यंजक फाइंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग दे रहे हैं कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स सरफेस उत्तल सतह। ठीक है, उत्तल सतह, यहाँ पर हम एक उत्तल सतह को बना लेंगे। हम यहाँ पर एक उत्तल सतह बनाएंगे कुछ इस प्रकार। ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस को हम उत्तल सरफेस इसलिए कहेंगे चूंकि हम रे डायग्राम कुछ लेफ्ट से राइट लेकर के जाएंगे। अगर इसी सरफेस पर लाइट अगर हम इस साइड से लाए तो ये सरफेस हमारा कनकेव कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि हम प्रकाश किरण लेफ्ट साइड से लेके आएंगे तो ये हमारा सरफेस उत्तल सरफेस कहलाएगा, जिसका सतह उठा हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम एक इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट को मानेंगे। लेट अस अज्यूम हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, एक पॉइंट बराबर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा उत्तल सतह है, हम ऐसा मानेंगे कि इस उत्तल सरफेस का थिकनेस बहुत कम है। बहुत कम है इन द सेंस कि इसको थिकनेस को हम इग्नोर कर सकते हैं, जिसके कारण इसके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं करेंगे। हम ये मानेंगे कि ये जो हमारा उत्तल सतह है, ये दो माध्यमों को अलग कर रहा है। अर्थात इस उत्तल सतह के लेफ्ट साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो मीडियम होगा, उसका अपवर्तनांक μ1, और जो इस साइड मीडियम होगा इसका अपवर्तनांक μ2 है। ठीक है, अर्थात ये जो हमारा उत्तल सतह है दो माध्यमों को अलग अलग डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ से इस वस्तु से हम प्रकाश किरण को ले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए उस सतह से अपवर्तन की घटना कराएंगे तो हमें यहाँ पर इमेज देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर हम एक प्रकाश किरण को बिल्कुल सीधा लेकर के जाएंगे। ये हमारा प्रकाश किरण, इस प्रकाश किरण को हम कुछ ऐसे लेके जाएंगे। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा प्रकाश के अपवर्तन की घटना हमें देखने को मिलेगा। प्रकाश के अपवर्तन की घटना, चूँकि हम जानते हैं कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन के नियमानुसार वो मुड़ जाता है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि ये जो मीडियम है अर्थात μ2 ग्रेटर देन μ1, ये कंडीशन हमें दिखा रहा है कि जो μ2 का इधर का जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक इधर के माध्यम से अपवर्तनांक से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि ये प्रकाश किरण किधर जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश किरण ऐसे आया। अब यहाँ पर प्रकाश किरण को जाने के लिए हम एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सरफेस पर हमारा नॉर्मल कुछ इस प्रकार होगा। नॉर्मल जो इस सरफेस के साथ बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाए, हम बिल्कुल यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस सरफेस के साथ बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया और ये इसके पॉइंट सी से होकर के जाएगा। अब ये जो किरण है इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। अभिलंब की तरफ मुड़ेगा इन द सेंस कि ये प्रकाश किरण जा करके मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष पर मिलेगा, जिसे हम कुछ इस प्रकार दिखाएंगे। ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे आएगा, तो इस प्रकाश किरण को हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखाएंगे। ये जो हमारा प्रकाश किरण है ये कुछ इस पॉइंट पे आया। हम देखेंगे कि इस वस्तु O का यहाँ पर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं P और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम Q, और इस जो हमारा सरफेस है इस सरफेस को हम नाम दे देते हैं एक, यहाँ पर मान लेते हैं O, AO और इसको मान लेते हैं B। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम कुछ यहाँ पर मान लेंगे। ये जो हमारा पॉइंट होगा इस पॉइंट को मान लेते हैं हम AB, इसको मान लेते हैं C। ठीक है, अब जो इस फोटो के बारे में है कि आखिर ये फोटो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, तो आपको बिल्कुल सरफेस यहाँ से कंसीडर करना है। इसे मानना है कि दो माध्यम अलग अलग है, दोनों का आपको एक अपवर्तनांक मान लेना है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को इस प्रिंसिपल एक्सिस पर रखकर प्रकाश किरण को ले जाना है। चूंकि हम जानते हैं कि विरल से सघन में जाने के लिए प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ मुड़ता है, तो इस पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और ये प्रकाश किरण यहाँ पर गया, अर्थात इस ऑब्जेक्ट का कहाँ पर इमेज बना, तो Q पर। ये जो हमारा वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, कुछ यहाँ पर बना। ये जो प्रतिबिंब है Q यहाँ पर बना। ठीक है, अब यहाँ से हम एंगल को दिखाएंगे कि यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इस एंगल को हम I दिखाएंगे और ये जो हमारा एंगल है इसको हम कहेंगे R। अब यहाँ से जो अन्य यहाँ पर हमें एंगल देखने को मिल रहा है उस एंगल को हम यहाँ से दिखाएंगे। तो यहाँ से एक एंगल यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, लेट अस अज्यूम इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। यहाँ पर एक हमें एंगल देखने को मिल रहा है, इस एंगल को हम मान लेते हैं बीटा, और यहाँ पर ये जो एंगल देखने को मिल रहा है इस एंगल को हम मान लेते हैं लेट अस अज्यूम फाई। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद का हमारा स्टेप क्या होगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे I और R का मान। क्वेश्चन यहाँ पे राइज होगा कि आखिर हमें कैसे पता कि I और R का मान निकालेंगे, तो हम यहाँ से स्नेल्स लॉ नियम अप्लाई करना चाहते हैं, स्नेल का नियम। तो चूंकि स्नेल के नियम में हम जानते हैं कि साइन I बटे साइन R होता है, इसीलिए इस फोटो से हम यहाँ पर I और R का मान निकालेंगे। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं कि I और R का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम एंगल भी दिखा सकते हैं इस फोटो में। ये जो हमारा अल्फा है, इस अल्फा को दिखाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल CPO हो गया हमारा अल्फा, और अगर इधर से दिखाएं हम एंगल
सॉरी यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम एक अलग पॉइंट मानेंगे, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम कुछ अलग पॉइंट मानेंगे, चूंकि हमारे पास 2 सी पॉइंट हो चुका है, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम एक दूसरा पॉइंट मानेंगे। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पर डी पॉइंट, ठीक है। तो अगर इस एंगल को हम दिखाएं फाई को, तो फाई को हम कैसे लिख सकते हैं, फाई को कुछ हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, यहां से एंगल, यहां से लिखेंगे डी, यहां से चूंकि हमें फाई दिखाना है तो एंगल लिखेंगे डी सी, और यहां से लिख देंगे ओ, अर्थात इस सी पर बना एंगल हमारा क्या है, फाई। अब इस एंगल को हमें दिखाना है तो यहां से लिखेंगे डी क्यू सी इजकल टू, यहां से दिखाएंगे हम बीटा। अब हमारा मेन मकसद क्या है, यहां से हम आई और आर निकालेंगे, ये जो हमारा एंगल है आर, इस आई और आर के वैल्यू को निकालेंगे। तो आई और आर निकालने के लिए हम यहां से देख रहे हैं एक त्रिभुज यहां से लेंगे, ये जो त्रिभुज हमें दिख रहा है डी क्यू सी, यहां से हम फाई निकालेंगे, और फाई निकालने के बाद यहां से इस त्रिभुज से हमें आर मिलेगा, और एक दूसरा त्रिभुज हम लेंगे पी डी सी, जिसमें से हमें आई मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आई का वैल्यू, ठीक है। तो आई वैल्यू निकालने के लिए यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज, आप चित्र में देखेंगे त्रिभुज हम यहां से लेंगे पी डी सी में, त्रिभुज पी डी सी में, यहां से हम आई कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमें त्रिभुज दिख रहा है पी डी सी, ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसमें जो आई है ये एंगल एक बहिष्ठ कोण है, और चूंकि हम जानते हैं किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां से हम लिखेंगे आई बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस फाइव, ठीक है, यहां से हमें मिल जाएगा अल्फा प्लस फाइव। अब पुनः हम आर का वैल्यू निकालेंगे, तो त्रिभुज हम ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज डी सी क्यू, त्रिभुज डी सी क्यू में, ठीक है, यहां से त्रिभुज डी सी क्यू में हमारा क्या हो जाएगा, तो डी सी क्यू में यहां से हम लिखेंगे फाई, फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, बहिष्ठ कोण अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर, अर्थात बीटा प्लस आर। यहां से हम निकालेंगे क्या, आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, फाई माइनस बीटा, ठीक है। यहां से हमें मिल गया आई और आर। अब यहां से हम देखेंगे स्नेल के नियमानुसार, तो चूंकि यहां पर लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ठीक है, यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम हम क्या जानते हैं, तो साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन। अब यहाँ से देखें, चूंकि ये जो हमारा एंगल है ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये आई और आर, ये एंगल बहुत छोटा होने की स्थिति में हम यहाँ से दिखाएंगे कि ये जो रेशियो में दिख रहा है साइन आई, ये लगभग उस एंगल के ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि आई तथा आर का मान, आई तथा आर का मान बहुत छोटा होने पर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से साइन आर लगभग बराबर हो जाएगा आर के, और यहाँ से साइन आई लगभग बराबर हो जाएगा किसके, आई के। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ से रीअरेंज करके क्या लिखेंगे, ये हम यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे आई बटा आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, आई का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है और आर का वैल्यू यहाँ पर है, तो आई का वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे
अल्फ़ा प्लस फाइव बटा आर का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे फाइव माइनस बीटा, और यहाँ से हमें मिलेगा म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो म्यू वन, यहाँ से अल्फ़ा प्लस फाइव, यहाँ से हमें मिल जाएगा म्यू टू, और यहाँ से मिल जाएगा फाइव माइनस बीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से हम इन दोनों को क्रॉस गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को हम गुणा कराएंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा म्यू वन अल्फ़ा, और ये मिल जाएगा म्यू वन फाइव इज इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा, म्यू टू फाइव माइनस म्यू टू बीटा। ठीक है, यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है फाइव, तो इस फाइव को हम एक पास लाएंगे, या इसको हम इधर लाएंगे और इस वैल्यू को उस साइड लेकर के जाएंगे, तो यहाँ से म्यू वन अल्फ़ा प्लस म्यू टू बीटा, इस वैल्यू को हम इस साइड लेके गए हैं और इस वैल्यू को इधर लाए हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से म्यू टू फाइव माइनस म्यू वन फाइव। ठीक है, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे म्यू वन फाइव, यहाँ से म्यू वन अल्फ़ा प्लस म्यू टू बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम फाइव, ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन। ये जो इक्वेशन हमें मिल रहा है, इस इक्वेशन में अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस इक्वेशन में हम अल्फ़ा बीटा और फाई का वैल्यू निकालेंगे, जो हमें इस फोटो में देखने को मिल रहा है। ये जो हमारा अल्फ़ा है, ये फाई है और ये बीटा है, इन तीनों वैल्यू को निकाल करके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसके बाद हमारा स्टेप बहुत आसान होगा। अब यहाँ से देखेंगे, ये जो हमारा एंगल दिख रहा है, अगर इस एंगल को हम इसके SI यूनिट की बात करें अर्थात रेडियन में, तो उस स्थिति में ये जो हमारा अल्फ़ा फाई और बीटा है, अगर हम इसे रेडियन में मापें तो हमें क्या मिलेगा, चूंकि यहाँ से छोटे एंगल की स्थिति में यहाँ से हम लिखें, यदि इसे इस प्रकार लिखेंगे, यदि अल्फ़ा बीटा तथा फाई को रेडियन में मापा जाए तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 10 अल्फ़ा लगभग बराबर होगा अल्फ़ा के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से 10 अल्फ़ा बराबर हम लिखेंगे DO, यहाँ से लिखेंगे DO बटा क्या लिखेंगे हम यहाँ से OP, अर्थात 10 अल्फ़ा बराबर P/B, तो यहाँ से हो जाएगा P और ये हो जाएगा हमारा B। अब यहाँ से हम लेंगे 10 बीटा, ये लगभग किसके बराबर होगा, बीटा के, और यहाँ से हो जाएगा क्या हमारा 10 बीटा के लिए, तो ये हो जाएगा DO बटा, नीचे हमें क्या मिलेगा, नीचे मिल जाएगा हमारा, चूँकि बीटा के लिए निकाल रहे हैं तो O से Q तक, और पुनः यहाँ से हमें क्या मिलेगा 10 फाई, अगर निकालें तो लगभग ये इक्विवेलेंट हो किसके, फाई के, और यहाँ से हमें देखने को क्या मिलेगा फाई के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा DO बटा, वहाँ से हो जाएगा OC। अब इन अल्फ़ा बीटा फाई के वैल्यू को हम लाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा वैल्यू है इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से म्यू वन अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे DO बटा OP प्लस म्यू टू, बीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास
बीटा का वैल्यू लिखेंगे DO बटा OQ, ठीक है। अब यहाँ से बराबर फाई का वैल्यू हम क्या लिखेंगे DO बटा OC, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा μ2 माइनस μ1। अब यहाँ से आप देख रहे हैं DO और DO यहाँ से कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर लेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या μ1 बटा OP प्लस μ2 बटा OQ बराबर यहाँ से क्या मिलेगा μ2 माइनस μ1 बटा OC। अब अगर हम फोटो में देखें, जो हमारे पास फोटो है बनाया हुआ, यहाँ से OP का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें, जो ये हमारा OP है, ये हमारा OP है। OP क्या है, OP वस्तु दूरी है, तो यहाँ से हम OP को लिखेंगे वस्तु दूरी, चूंकि ये हो जाएगा माइनस, और ये हमारा से OQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी है, राइट साइड है आपतित किरण की दिशा में, तो ये हो जाएगा V प्लस, और हमारा OC, ठीक है। OC का वैल्यू क्या है, OC का वैल्यू हमारा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, चूंकि ये आपतित किरण की दिशा में है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, अर्थात इसे हम यहाँ पर भी दिखा देते हैं हाईलाइट कलर। ये हमारा हो जाएगा वस्तु दूरी U, ये हो जाएगी हमारी वक्रता त्रिज्या R, और यहाँ से ये दूरी हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, जिसे हम प्लस V लेंगे। इसके अनुसार इन वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, जैसा कि हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार मिलेगा μ1, चूंकि यहाँ पर हम दिखाएंगे, चूंकि OP बराबर माइनस U, OQ बराबर V, और OC बराबर हो जाएगा क्या R उत्तल सतह के लिए। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा इस प्रकार, μ1 बाई माइनस U प्लस μ2 बाई V इजकल टू यहाँ से μ2 माइनस μ1 बटा OC का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम रख देंगे R, या इस इक्वेशन को हम पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लेंगे μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन को ही हम स्फेरिकल सरफेस द्वारा अपवर्तन का व्यंजक कहते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन है, यही इक्वेशन हमें क्लास 12th में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये जो आपको स्टेप यहाँ पर दिख रहे हैं, ये स्टेप काफ़ी आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये स्टेप याद हो जाएंगे और अपने एग्जाम में आसानी से आप इसे बना सकते हैं। जो हमारा अवतल सतह होता है, जैसे यहाँ पर हम उत्तल सतह के लिए निकाले हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है, जो यहाँ पर हम उत्तल सतह के लिए निकाले हैं, इसे हम, आप यहाँ से इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है उत्तल सतह के लिए, अगर हमें अवतल सतह के लिए भी हम अपवर्तन का व्यंजक निकालें तो हमें इक्वेशन सेम मिलता है, सिर्फ हमारा जो इमेज का लोकेशन होता है और उसका रे डायग्राम वो हमारा परिवर्तित हो जाता है। तो आप आसानी से इन कंसेप्ट के आधार पर इस इक्वेशन को डिराइव कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इक्वेशन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे ढंग से समझ में आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें।